स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक डायरी नहीं बल्कि एक युवा क्रांतिकारी की आत्मा की आवाज है। हमारे पास भगत सिंह की मेरी जेल डायरी की एक समीक्षा है और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि 23 साल का एक नौजवान जिसे पता था कि उसे फांसी होने वाली है, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसी विरासत छोड़कर जा रहा था। बिल्कुल। जब हम भगत सिंह का नाम सुनते हैं तो एक जोशीले साहसी क्रांतिकारी की छवि उभरती है, लेकिन ये समीक्षा उस छवि के पीछे छिपे एक गहरे विचारक, एक दार्शनिक से हमारा परिचय कराती है। ये डायरी कोई रोजमर्रा की घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है। इसमें तारीखें कम और विचार ज्यादा है। तो आज हम इसी वैचारिक सफर की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि ये विचार आज भी क्यों इतने प्रासंगिक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। समीक्षा की जो पहली बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो ये है कि इसे डायरी कहना शायद सही भी नहीं है। आमतौर पर डायरी में लोग लिखते हैं आज क्या हुआ, किससे मिले, कैसा लगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। यही इसका सबसे अनूठा पहलू है। ये असल में एक नोटबुक है, एक पाठक की नोटबुक। एक पाठक की नोटबुक। हाँ, समीक्षा बताती है कि भगत सिंह जेल में लगातार पढ़ रहे थे। लेनिन, मार्क्स, बर्ट्रैंड रसेल, उमर खयाम। ये डायरी उन किताबों से लिए गए नोट्स, उनके अपने विचार और उन विचारों पर उनकी टिप्पणियों का एक संग्रह है। अच्छा। ये उनके दिमाग के अंदर चल रही एक लाइव डिबेट की तरह है। ये तो वाकई बहुत फैसिनेटिंग है। मतलब वो बाहरी दुनिया से तो कटे हुए थे, हाँ। लेकिन अपने अंदर उन्होंने विचारों की एक पूरी दुनिया बसा रखी थी। क्या समीक्षा इस बात पर कोई रोशनी डालती है कि इस एकांत और मुश्किल हालात ने उनके विचारों को कैसे प्रभावित किया? हाँ, समीक्षा इस पर एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पेश करती है। यह सिर्फ खाली समय की बात नहीं थी। असल में जब बाहरी दुनिया की सारी हलचल बंद हो जाती है तो इंसान का ध्यान अंदर की तरफ जाता है। जेल की उन कोठरियों ने भगत सिंह को वो बौद्धिक शांति दी जहां वो बिना किसी भटकाव के दुनिया के बड़े से बड़े विचारकों से संवाद कर सकते थे। समीक्षा के अनुसार ये कैद उनके लिए एक वैचारिक प्रयोगशाला बन गई थी। एक वैचारिक प्रयोगशाला। हाँ। जहां उन्होंने अपने सिद्धांतों को और भी ज्यादा मजबूत और स्पष्ट किया। मतलब शारीरिक कैद ने उनके विचारों को आजाद कर दिया। ये अपने आप में एक विरोधाभास है। हाँ, लेकिन बहुत शक्तिशाली विचार है। बिल्कुल। ये इस बात का सबूत है कि विचार किसी भी दीवार, किसी भी सलाख से ज्यादा ताकतवर होते हैं। उनकी कलम उस कालकोठरी में चल रही सबसे बड़ी क्रांति थी। और यहीं से हम उनके विचारों के केंद्र में आते हैं। जब हम क्रांतिकारी भगत सिंह के बारे में सोचते हैं तो अक्सर पिस्तौल और बम की तस्वीरें दिमाग में आती हैं। बिल्कुल। लेकिन इस समीक्षा का सबसे चौंकाने वाला पहलू शायद यही है कि भगत सिंह के लिए असली हथियार विचार थे, हिंसा नहीं। और ये समझना बहुत जरूरी है। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि उनके लिए क्रांति का मतलब सिर्फ सत्ता का बदलना नहीं था। अच्छा। वो कहते थे कि अगर गौरों की जगह भूरे साहब आकर बैठ गए, लेकिन व्यवस्था वही रही, शोषण वही रहा, तो ये आजादी नहीं है। उनके लिए आजादी का मतलब बहुत व्यापक था। किस तरह का व्यापक मतलब? क्या समीक्षा इसके बारे में कुछ और बताती है? हाँ, विस्तार से बताती है। उनके लिए आजादी के 3 स्तर थे। पहला, राजनैतिक आजादी यानी अंग्रेजों से मुक्ति। ठीक है, ये तो पहला कदम था। दूसरा, सामाजिक आजादी, मतलब जातिवाद, छुआछूत और धार्मिक अंधविश्वासों से मुक्ति। और तीसरा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण था, वो थी आर्थिक आजादी। आर्थिक आजादी यानी किसानों और मजदूरों का शोषण खत्म होना। वो एक ऐसे समाज का सपना देख रहे थे जहां कोई इंसान दूसरे इंसान का शोषण न करे। ये तो आजादी की एक पूरी तरह से अलग परिभाषा है। ये सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि एक समाज की आजादी की बात है। और इसी से जुड़ा उनका धर्म पर नजरिया भी है जो उस समय के हिसाब से बहुत साहसी लगता है। बहुत ज्यादा साहसी। समीक्षा बताती है कि उन्होंने धर्म को व्यक्तिगत आस्था का विषय माना, लेकिन जब वही धर्म समाज में भेदभाव या अज्ञानता का कारण बनता तो वो उस पर कड़ा प्रहार करती थीं। उनका प्रसिद्ध लेख है मैं नास्तिक क्यों हूं। हाँ, और ये डायरी उसी सोच का विस्तार है। वो किसी भी विचार को सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं करते थे क्योंकि वो पवित्र माना जाता है या सदियों से चला आ रहा है। वो हर चीज को तर्क और मानवता की कसौटी पर कसते थे। उस दौर में जहां धर्म और परंपरा समाज की नींव हुआ करती थी, इस तरह की बात कहना तो मतलब किसी भी विस्फोटक बम से ज्यादा खतरनाक रहा होगा। निश्चित रूप से। और इसीलिए मैं कह रही थी कि उनके असली हथियार विचार थे। वो लोगों को सोचने पर मजबूर करना चाहते थे। उनका मानना था कि असली क्रांति तब होती है
जब समाज सवाल करना सीख जाता है, जब तक सोच गुलाम है, तब तक शरीर की आजादी अधूरी है। और ये डायरी उसी वैचारिक क्रांति का घोषणा पत्र है। बिल्कुल। और जिस तरह ये दस्तावेज लिखा गया वो भी अपने आप में अनोखा है। समीक्षा कहती है कि उनकी भाषा बहुत सरल, सीधी और असरदार थी। हाँ, और ये उनकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक थी। वो बहुत जटिल और गहरे दार्शनिक विचारों सही को बात है। आम आदमी की भाषा में समझा सकते थे। बात है। उनकी लिखाई में कोई अहंकार नहीं है, कोई भारी भरकम शब्दावली नहीं है, सिर्फ एक ईमानदार जुनून है, अपनी बात को सीधे पाठक के दिल तक पहुंचाने की बेचैनी है। समीक्षा में एक लाइन है जो मेरे दिमाग में अटक गई। ये किताब पढ़ते हुए लगता है मानो भगत सिंह आज भी हमारे सामने बैठकर अपनी बात कह रहे हों। ये बहुत बड़ी बात है। ये इसीलिए है क्योंकि उनके विचार सच्चे थे और उनकी भाषा ईमानदार थी। समीक्षा में इस बात का भी जिक्र है कि कैसे उन्होंने जेल की भयावह परिस्थितियों का वर्णन किया है, अन्याय, अत्याचार, मानसिक पीड़ा। लेकिन उस वर्णन में भी कड़वाहट या निराशा नहीं है, बल्कि एक तरह का विश्लेषण है, व्यवस्था को समझने की कोशिश है। क्या समीक्षा से कोई उदाहरण मिलता है कि कैसे वो इन मुश्किल हालात को भी एक वैचारिक नजरिए से देखते थे? हाँ, एक बहुत मार्मिक हिस्से का जिक्र है। समीक्षा बताती है कि डायरी में एक जगह वो जेल के अमानवीय माहौल के बारे में लिखते हैं, जहां कैदियों के साथ जानवरों जैसा सुलूक होता है। लेकिन वो सिर्फ इस पर गुस्सा होके नहीं रह जाते, वो इसका विश्लेषण करते हैं कि ये व्यवस्था कैसे इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेती है और कैसे ये औपनिवेशिक मानसिकता का प्रतीक है। मतलब वो अपनी पीड़ा को भी एक बड़े सामाजिक राजनीतिक कैनवस पर रखकर देखता है। हाँ, ये असाधारण मानसिक शक्ति को दिखाता है। ये जानना कि ये सब विचार उस माहौल में लिखे गए जहां हर पल मौत का साया था, ये इन विचारों को और भी ज्यादा वजनदार बना देता है। ये सिर्फ सिद्धांत नहीं रह जाता, ये जिया हुआ सच बन जाता है। बिल्कुल। जब हम ये पढ़ते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि ये किसी लाइब्रेरी के आरामदायक माहौल में नहीं लिखा गया। ये उस व्यक्ति के शब्द हैं जो जानता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। इसलिए हर शब्द चुना हुआ है, हर विचार तराशा हुआ है। यही इस डायरी को इतना शक्तिशाली बनाता है। तो अब हम सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। ये सारी बातें बहुत प्रेरणादायक हैं, लेकिन आज के युवा को, जो एक बिल्कुल अलग दुनिया में जी रहा है, उसे ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए? ये सवाल बहुत प्रासंगिक है। मुझे लगता है आज इसकी जरूरत पहले से भी ज्यादा है। समीक्षा के अनुसार ये किताब 3 मुख्य बातें सिखाती है। पहली, सवाल करने की हिम्मत। सवाल करने की हिम्मत? हाँ, आज हम सूचना के महासागर में जी रहे हैं, जहां सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी राय दे रहा है। ऐसे में किसी भी बात को आंख बंद करके मान लेने के बजाय उस पर सवाल करना, तर्क की कसौटी पर कसना, ये भगत सिंह का सबसे बड़ा सबक है। यानी आलोचनात्मक सोच या क्रिटिकल थिंकिंग, जिसे हम आज एक जरूरी स्किल मानते हैं। हाँ, और भगत सिंह उस दौर में इसके सबसे बड़े पैरोकार थे। दूसरी बात जो ये किताब सिखाती है वो है अपने विचारों के लिए खड़े होने का साहस। सिर्फ सोचना काफी नहीं है, अपनी सोच पर विश्वास करना और उसके लिए कीमत चुकाने को तैयार रहना भी जरूरी है। और तीसरी और सबसे अहम बात, ये किताब हमें क्रांति का सही मतलब समझाती है। और वो क्या है? वो ये कि असली बदलाव सड़कों पर नारे लगाने या व्यवस्था को कोसने से नहीं आता। समीक्षा हमें याद दिलाती है कि भगत सिंह के लिए क्रांति एक सतत प्रक्रिया थी, जो इंसान के अंदर शुरू होती है। हाँ, जब तक हम अपने अंदर के अंधविश्वास, अपने पूर्वाग्रहों और अपनी संकीर्ण सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक कोई भी बाहरी बदलाव स्थायी नहीं हो सकता। विचारों का बदलाव ही सच्ची क्रांति है। ये बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि समाज को बदलने से पहले हमें खुद को बदलना होगा। और खुद को बदलने का मतलब है लगातार पढ़ना, सीखना और अपनी ही धारणाओं को चुनौती देना। भगत सिंह ने यही किया। वो अंतिम सांस तक एक विद्यार्थी बने रहे। ये डायरी उसी विद्यार्थी की नोटबुक है। तो कुल मिलाके मेरी जेल डायरी पर यह समीक्षा हमें बताती है कि ये सिर्फ एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, ये एक क्रांतिकारी का वैचारिक वसीयतनामा है जो उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ा है। हाँ, ये एक रोड मैप है, एक गाइड बुक है जो बताती है कि एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज कैसे बनाया जा सकता है। ये विचारों की वो मशाल है जो आज भी हमारा मार्गदर्शन कर सकती है। समीक्षा ने इसे 5 में से 5 स्टार दिए गए हैं और इसे आत्मकथात्मक, प्रेरणादायक और ऐतिहासिक श्रेणी में रखा गया है।
ये उन सभी के लिए है जो आज़ादी, न्याय और सच्चाई के असली मायने समझना चाहते हैं और जो सिर्फ मानने में नहीं बल्कि जानने और समझने में विश्वास रखते हैं। और जाते जाते मन में एक विचार आ रहा है। समीक्षा इस बात पर खत्म होती है कि भगत सिंह के लिए असली क्रांति विचारों में परिवर्तन थी। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के डिजिटल युग में जहां हर विचार एक इको चैम्बर में कैद होकर रह जाता है और एल्गोरिदम्स तय करते हैं कि हम क्या सोचें, वहां एक सच्ची विचारों की क्रांति का स्वरूप कैसा होगा, वो किन दीवारों को तोड़ेगी और किन नई धारणाओं को जन्म देगी।